हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एंटीपार्टम हेमरेज के बारे में। एंटीपार्टम हेमरेज कब होता है, क्या होता है, कैसे होता है, उसकी पहचान कैसे की जा सकती है, एंटीपार्टम हेमरेज में और अबॉर्शन में क्या अंतर है, एंटीपार्टम हेमरेज कब से स्टार्ट माना जाता है, इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो के थ्रू। प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो। आपको पूरी वीडियो देखनी है, पूरा का पूरा इसका जो है एंटीपार्टम हेमरेज के बारे में जानने के लिए। ये एक गर्भावस्था में होने वाला डिसऑर्डर है जो कि डिलीवरी होने से पहले होता है। डिलीवरी कंप्लीट नहीं होती है उससे पहले ही आपको एंटीपार्टम हेमरेज हो जाता है, इसीलिए इसका नाम एंटी रखा हुआ है। एंटी मतलब पहले। चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशन से। तो देन अगर हम परिभाषा की बात करेंगे, परिभाषा ऑफ डेफिनेशन ऑफ एपीएच, देन गर्भावस्था के 28 सप्ताह के बाद और प्रसव से पहले योनि से होने वाले किसी भी रक्तस्राव को एंटीपार्टम हेमरेज या एपीएच कहते हैं। इसका मतलब है कि आपकी योनि से जो रक्तस्राव होता है और आप प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी में 28 वीक्स जेस्टेशनल जब आपकी एज होती है उसके बाद और डिलीवरी होने से पहले अगर किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग आपको होती है तो उसको ही हम एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। ये एक जो है कॉम्प्लिकेशन है, एक डिसऑर्डर है, मैटरनल डिसऑर्डर है जो कि जिसमें बच्चा पैदा होने से पहले ही जो है ब्लीडिंग वेजाइना से होने लगती है। और ये ड्रॉप में भी आ सकती है, गश ऑफ ब्लड के साथ भी आ सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड एक साथ सडनली भी आ सकता है, थोड़ा थोड़ा करके भी आ सकता है और स्पॉट करके भी आ सकता है। किसी भी रूप में ये आ सकता है। स्पॉट आ सकता है, थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग आ सकती है पैड पे, और बहुत ज़्यादा गस के साथ में ब्लड भी आ सकता है, पेन के साथ भी आ सकता है, विदाउट पेन भी आ सकता है, किसी भी तरीके से आ सकता है। इसको हम एपीएच कहते हैं। बस इसकी दो कंडीशन आपको याद रखनी है, एक तो वुमेन प्रेग्नेंट हो, दूसरी वुमेन का जो जेस्टेशनल एज है वो 28 वीक से ज़्यादा का हो और डिलीवरी ना हुई हो, इसी को हम एपीएच कहते हैं। एपीएच के कारण के बारे में जब बात करेंगे, देखिए एपीएच के कारण के बारे में जब बात करेंगे तो एपीएच के मुख्यतः दो कारण होते हैं। एक होता है प्लेसेंटा प्रीविया और एक होता है अब्रप्सो प्लेसेंटा। ये दो कारण की वजह से ही एपीएच कंडीशन इंक्रीज होती है। अब प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है और अब्रप्सो प्लेसेंटा क्या होता है? तो प्लेसेंटा गर्भाशय के निचले हिस्से में होना, मतलब प्लेसेंटा प्रीविया क्या होगा, आपका जो गर्भाशय है उसके जो प्लेसेंटा आपका होता है, जिसको गर्भ प्लेसेंटा बोलते हैं या खरियाई बोलते हैं हिंदी में, तो वो खरियाई जो होती है वो आपके सर्विक्स के ऊपर हो या सर्विक्स के आसपास हो, मतलब जहाँ पे वो अटैच होना चाहिए वहाँ पे अटैच ना होके वो आपके यूट्रस के नीचे की साइड, लोअर साइड में अगर अटैचमेंट उसका हो रहा है तो उसी को हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। ये भी आपका 4 टाइप का होता है। आपका होता है एक कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया होता है जिसमें आपकी सर्विक्स जो है वो पूरी की पूरी कवर होती है, पूरी सर्विक्स के ऊपर आपका प्लेसेंटा होता है। दूसरा जो होता है मार्जिनल प्लेसेंटा होता है, उसमें आधा प्लेसेंटा सर्विक्स के ऊपर होता है और आधा वॉल के पास होता है। उसके बाद होता है आपका एक थर्ड टाइप का जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है, उसमें आपका जो प्लेसेंटा है वो ना तो सर्विक्स के ऊपर होता है ना आधा ऊपर होता है, उसमें वो सर्विक्स के आसपास में ही अटैच होता है। इस तरीके से ये 4 टाइप के प्लेसेंटा प्रीविया देखने को मिलते हैं। इसके बाद देखिए अब्रप्सो प्लेसेंटा। अब्रप्सो प्लेसेंटा जो होगा उसमें प्लेसेंटा का समय से पहले अलग हो जाना। अब्रप्सो प्लेसेंटा जो कहेंगे हम उसे जब बेबी का डिलीवर होता है, जब बेबी डिलीवर हो जाता है उसके बाद प्लेसेंटा यूट्रस की वॉल से सेपरेट होता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो प्लेसेंटा है वो डिलीवरी के टाइम से पहले ही अपनी जगह को छोड़ देगा और वो यूट्राइन वॉल से सेपरेट हो जाएगा और वहाँ पे हैवी ब्लीडिंग हो जाएगी पेन के साथ में। उसको ही हम अब्रप्सो प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, ये दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है। प्लेसेंटा प्रीविया मतलब प्लेसेंटा का सर्विक्स के ऊपर होना या सर्विक्स के पास में होना, अपनी प्रॉपर प्लेस पे ना होना। और अब्रप्सो प्लेसेंटा मतलब प्लेसेंटा का टाइम से पहले अटैचमेंट छूट जाना यूट्रस वॉल से, वो हो गया आपका अब्रप्सो प्लेसेंटा। ऐसे ही आपका एक्रीटा प्लेसेंटा भी होता है। एक्रीटा प्लेसेंटा में क्या होगा, आपका जो प्लेसेंटा है, जो खरियाई है, वो रप्चर हो जाती है अंदर, और रप्चर होने की वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। उसे हम प्लेसेंटा एक्रीटा कहते हैं। ठीक है, तो प्लेसेंटा प्रीविया और अब्रप्सो प्लेसेंटा ये दो मेन कारण होते हैं एपीएच होने के, जिसकी वजह से 30 से 40% वुमेन में इसकी वजह से एपीएच होने की संभावना ज़्यादा होती है।
और देखिए अदर कॉजेज़ में आपको देखने को मिलेगा सर्विक्स का कैंसर। अगर सर्विक्स का कैंसर है तो उसकी वजह से भी आपको एपीएच हो सकता है। सर्विक्स या योनि की चोट, अगर आपको सर्विक्स एरिया में या योनि के एरिया में चोट लगी है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई मिसहैपनिंग हुई है, तभी भी आपको ये हो सकता है एपीएच। सर्विक्स में पॉलिप्स, अगर आपके सर्विक्स में पॉलीमाइलिटिस है, आपका वहाँ पे पॉलिप्स बने हुए हैं, तभी भी आपको सर्विक्स में जो है ब्लीडिंग हैवी हो सकती है, जिसको हम एपीएच कहते हैं। तो जो पॉलिप्स होता है उसमें क्या होता है कि आपके यूट्रस में कोशिकाएं जो होती हैं आपकी या मसल्स होती हैं, उनकी एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाना, ठीक है, मतलब बिना किसी कारण के उनका साइज इंक्रीज हो जाना या एक्स्ट्रा बन जाना कोशिकाओं का, उसी को हम पॉलिप्स कहते हैं। पॉलिप्स की एक्स्ट्रा ग्रोथ होने की वजह से या ज़्यादा पैदा होने की वजह से भी वहाँ पे कई बार ब्लीडिंग होना जो है वो उसका कारण हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये 3 भी कारण हो सकते हैं आपके एपीएच होने के। किसी भी जो आपकी कोशिका है, सेल है, उसका एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाना, सर्विक्स या योनि की एरिया में चोट लग जाना, या फिर सर्विक्स का कैंसर हो जाना, ये भी मेन कारण है आपके एपीएच होने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए बात करेंगे जनरल कॉजेज़ की। कुछ जनरल कॉजेज़ भी हैं एपीएच होने के लिए। तो रक्त रोग जैसे कि डीआईसी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हाइपरटेंशन, पीआईएच का मतलब होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन एंड मल्टीपल प्रेगनेंसी। अगर बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी महिला की हुई है, 4 चौथा या 5वां उसको बच्चा है, या ट्विंस प्रेगनेंसी है, तो ये भी कुछ जनरल कॉज हैं, जनरल कारण हैं आपके एपीएच होने के। डीआईसी मतलब डाइसेमिनेशंस इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी, ठीक है, जिसमें आपको चेक करना होता है कि आपका ब्लड का क्लॉट बन रहा है या नहीं बन रहा है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया से रिलेटेड है। तो ऐसी भी कंडीशन हो सकती हैं जिससे कि आपको एपीएच होने की संभावना बढ़ जाती है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। आगे देखिए टाइप्स ऑफ एपीएच। तो प्लेसेंटा प्रीविया में आपके जो है वो टोटल 4 टाइप्स होते हैं। जब प्लेसेंटा गर्भाशय के निचले हिस्से में जुड़ जाता है तो इसके प्रकार जो होते हैं वो आपके 4 होते हैं। पहला होता है कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होगा कि आपका जो प्लेसेंटा होगा वो कम्प्लीटली सर्विक्स के ऊपर होगा। एंड पार्शियली प्लेसेंटा प्रीविया की बात करेंगे तो पार्शियली प्लेसेंटा प्रीविया में आपका सर्विक्स का साइज़ जो सर्विक्स के ऊपर प्लेसेंटा का हाफ एरिया कवर होगा और हाफ एरिया आपका यूटेराइन वॉल से कवर होगा। मतलब आपकी जो खरियाई होगी, जो प्लेसेंटा होगा, वो आधा सर्विक्स के ऊपर होगा और आधा जो है वो यूटेराइन वॉल पे होगा। उसको बोलते हैं पार्शियल प्लेसेंटल प्रीवियल। थर्ड होता है आपका मार्जिनल प्लेसेंटल प्रीवियल। इसमें क्या होगा, आपका जो प्लेसेंटा अटैच होगा वो सर्विक्स के साइड से यूटेराइन वॉल पे अटैच होगा, लेकिन ये सर्विक्स के ऊपर नहीं होगा। लोअर लाइंग प्लेसेंटा मतलब ये आपके 2 यूट्रस होते हैं, एक अपर पार्टम एक लोअर पार्टम। तो लोअर पार्टम में अगर आपका प्लेसेंटा कहीं पे अटैच है तो वो आपका लो लाइंग प्लेसेंटा कहलाएगा। ये 4 मेन कारण होते हैं आपके एपीएच होने के, जिसमें कि डिलीवरी से पहले ही ब्लीडिंग होना संभव होता है या ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। ये इसमें 4 टाइप होते हैं आपके टोटल: कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया, पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया और लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया। तो इसमें आपको एक जो होता है आपका कंप्लीट वाला, उसमें पूरी की पूरी सर्विक्स जो है कवर होती है प्लेसेंटा से। पार्शियली जो होता है उसमें हाफ सर्विक्स कवर होती है। मार्जिनल जो होता है उसमें सर्विक्स के साइड से आपका जो प्लेसेंटा है वो स्टार्ट होता है, और लो लाइंग प्लेसेंटा में लोअर एब्डोमेन की साइड में आपको प्लेसेंटा जो है वो अटैच होता है। इसके बाद देखिए इसका विशेषता क्या है। तो जो आपका प्लेसेंटा प्रीविया है उसमें बिना दर्द का रक्तस्राव होता है, पेनलेस ब्लीडिंग होती है। मतलब इसमें जब एपीएच होता है और जो हैवी ब्लीडिंग होती है तो उसमें पेन नहीं होता है। ये पेनलेस डिसऑर्डर है, इसमें कोई पेन नहीं होगा और प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से हैवी ब्लीडिंग होगी और बच्चे की डेथ भी हो सकती है। अचानक बार बार ताजे लाल खून का निकलना, मतलब इसमें फ्रेश ब्लीडिंग होगी आपकी, फ्रेश रेड कलर की ब्लीडिंग आएगी, खून एकदम ताज़ा आता हुआ दिखाई देगा और बार बार होगा।
एक बार ना होके आपको कई सारे टाइम पे ये हो सकता है और अचानक होगा, सडनली ये होगा। ये इसकी मेन विशेषता है कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपको प्लेसेंटा प्रीविया है। तो अगर आपको अचानक से ब्लड आ रहा है, बार बार आ रहा है, ब्लड बिल्कुल फ्रेश है, रेड कलर का है और ताज़ा लग रहा है, तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और पेन नहीं है, ठीक है, पेन भी नहीं है पेशेंट को, तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हो सकता है वहाँ पे प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन हो। और इसमें आपको देखना है कि जो प्लेसेंटा प्रीविया अगर आप डायग्नोस कर रहे हैं तो पेशेंट का जो जेस्टेशनल एज है वो 28 वीक्स कंप्लीट हो गई हो, लेकिन बच्चा डिलीवर ना हुआ हो। इस कंडीशन पे आपको ये चेक करना है। अब बात करते हैं अब्रप्सो प्लेसेंटा की। तो जब अब्रप्सो प्लेसेंटा की बात करते हैं तो जब सामान्य जगह पर तथा प्लेसेंटा राय से पहले, ठीक है, समय से पहले गर्भाशय की दीवारों से अलग हो जाता है, मतलब वो सामान्य जगह पर प्लेस्ड है, वो कोई लोअर लाइन प्लेसेंटा में अटैच नहीं है, वो अपनी ही जगह पे अटैच है जहाँ पे उसे होना चाहिए। लेकिन बच्चे के डिलीवर होने से पहले और टाइम पूरा होने से पहले अगर वो अपनी जगह छोड़ देता है, अपनी जगह से सेपरेट हो जाता है, उसी को हम अब्रप्सो प्लेसेंटा कहते हैं। अगर इसकी विशेषता की बात करें, मतलब आप कैसे पहचानेंगे कि अब्रप्सो प्लेसेंटा है, तो इसमें दर्द के साथ में हैवी ब्लीडिंग होती है, पेनफुल ब्लीडिंग होती है और गश ऑफ द ब्लड के साथ में आती है, मतलब बहुत सारी ब्लीडिंग एक साथ आती है। गहरे रंग का खून होता है, डार्क कलर का ब्लड होगा, उसमें आपका ब्राइट कलर का ब्लड था जो फ्रेश और रेड जैसा दिख रहा था, और इसमें डार्क कलर का आपको ब्लड दिखाई देगा। गर्भाशय कड़ा होगा और दर्दनाक होगा, मतलब आपको टाइट गर्भाशय फील होगा और उसमें पेन होगा। शॉक और भ्रूण मृत्यु का खतरा भी इसमें सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। पेशेंट हैवी ब्लीडिंग होने की वजह से शॉक में चली जा सकती है, और हैवी ब्लीडिंग होने की वजह से शॉक में जाने की वजह से पेशेंट को जो फीटस वूम के अंदर है वो एक्सपायर भी हो सकता है। इसी को हम अब्रप्सो प्लेसेंटा कहते हैं। इन शॉर्ट में बात करें तो प्लेसेंटा का अपनी जगह से टाइम से पहले छोड़ देना और गस ऑफ ब्लड, एक साथ में बहुत ज़्यादा ब्लड आ जाना अचानक से, और जो ब्लड आएगा एक साथ में गस ऑफ ब्लड जो आएगा उसमें बहुत ज़्यादा पेन होना, ये अब्रप्सो प्लेसेंटा के लक्षण हैं, ठीक है। अगर ऐसी कोई कंडीशन आपको दिख रही है तो आप डायग्नोस कर सकते हैं कि वहाँ पे अब्रप्सो प्लेसेंटा हो सकता है। क्लिनिकल विफलता क्या होगी? योनि से रक्तस्राव होगा, ठीक है, पेट में दर्द होगा अब्रप्सो में, बिना दर्द का रक्तस्राव होगा प्लेसेंटा प्रीविया में, ठीक है। क्या होंगे क्लिनिकल विफलता? योनि से रक्तस्राव तो दोनों ही कंडीशन में होगा, लेकिन जो अब्रप्सो प्लेसेंटा है उसमें पेन होगा, और प्लेसेंटा प्रीविया में पेनलेस ब्लीडिंग होगी, उसमें कोई भी पेन नहीं होगा। इसके बाद गर्भाशय में कठोरता आएगी, टाइट जैसा गर्भाशय आपको लगेगा अब्रप्सो प्लेसेंटा में, और प्लेसेंटा प्रीविया में आपको सॉफ्ट फ्लैबी जैसा यूट्रस दिखाई देगा। भ्रूण हृदय गति में असामान्यता है, भ्रूण की जो FHS है, ठीक है, फीटल हार्ट रेट जो है उसमें आपको वेरिएशंस दिखाई देंगे, वो आपको नॉर्मल दिखाई नहीं देगी। पेशेंट शॉक में जा सकती है, बेचैनी हो सकती है पेशेंट को, और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग वहाँ पे होगी, बहुत ज़्यादा पसीना वहाँ पर आएगा, जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि ये PPH APH की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। ये क्लिनिकल विफलताएँ हैं जो आपको देखनी है APH वाले पेशेंट में। इसके बाद देखिए इसकी जांच पड़ताल कैसे करेंगे, मतलब इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो कैसे करना है, आपको CBC कराना है, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट कराना है, HB कराना है, कितना है, बहुत ज़्यादा कम तो नहीं है, प्लेटलेट काउंट करानी है, हो सकता है प्लेटलेट की वजह से उसको ये दिक्कत आई हो, है ना। ब्लड ग्रुपिंग कराना है, क्रॉस मैच कराना है, क्योंकि अगर पेशेंट शॉक में चली गई और ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो गया तो आपको ब्लड अरेंज कराना पड़ेगा, जिसके लिए आपको क्रॉस मैचिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ब्लड को अरेंज कराना है, कोएगुलेशन प्रोफाइल करानी है, आपको देखना है कि पेशेंट का ब्लड कितनी देर में क्लॉट हो जाता है, ये आपको कराना है। साथ में आपको अल्ट्रासाउंड कराना है, जिसमें ये पता चल जाएगा कि प्लेसेंटा प्रीविया है या अब्रप्सो प्लेसेंटा है। NST भी आप वहाँ पे करा सकते हैं फीटल वेलबींग के लिए। इसमें ये पता चल जाता है कि पेशेंट का जो फीटस है, जो मदर का फीटस है, वो सही रिदम में सांस ले रहा है या नहीं ले रहा, अपनी एक्टिविटी कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारी कंडीशंस यहाँ पे पता चल जाती हैं। तो आपको ये सारी जांच करानी है, CBC, HB, प्लेटलेट काउंट, ब्लड ग्रुपिंग, क्रॉस मैचिंग, कोएगुलेस्टिक प्रोफाइल, अल्ट्रासाउंड एंड NST आपको जांचों में, इन्वेस्टिगेशन में पेशेंट की करानी है। इसके बाद देखिए APH की जटिलता क्या होंगी माँ के लिए, ठीक है भाई, माँ के लिए भी होंगी जटिलता और फीटस के लिए भी होंगी, दोनों के लिए ही होंगी। तो माँ के लिए पहले देख लेते हैं। तो हाइपोवोल्मिक शॉक होगा,
अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा तो मदर किस में चली जाएगी, हाइपोवोलेमिक शॉक में चली जाएगी और वहाँ से उसका ब्रेन डैमेज हो सकता है, पैरालाइज हो सकती है और डेथ भी हो सकती है। पोस्टपार्टम हेमरेज होगा, मतलब अगर APH हुआ है तो इतने ही चांसेस हैं उसका पोस्टपार्टम हेमरेज होने के भी। अगर APH हुआ है पेशेंट को तो डिलीवरी से पहले APH होता है और डिलीवरी के बाद PPH होता है। अगर डिलीवरी से पहले APH पेशेंट को डायग्नोज हुआ है तो ये भी चांसेस हैं कि डिलीवरी के बाद भी उसको PPH हो, मतलब हैवी ब्लीडिंग उसके वजाइना से हो। इसके बाद पेशेंट एनीमिक होगी, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड लॉस होगा तो पेशेंट एनीमिक हो जाएगी, DIC होगा, ठीक है। इसके बाद मैटरनल डेथ होने के चांसेस होते हैं। DIC मतलब डिसेमिनेशंस इंट्रावैस्कुलर कोएगुलोपैथी, ठीक है। डिसेमिनेशंस इंट्रावैस्कुलर कोएगुलोपैथी DIC को बोलते हैं। ये भी आपके जो है जटिलता का कारण बन सकता है। जो DIC होता है, डिसेमिनेशंस इंट्रावैस्कुलर कोएगुलोपैथी, ये आपके जो वेन्स होती हैं, जो आपकी आर्टरीज होती हैं, उसमें ब्लड का क्लॉट बनने की वजह से जो दिक्कत होती है उसके बारे में आपको बताया है कि आपके ब्लड में जो आपकी वेन्स हैं, नर्व्स हैं, उनमें क्लॉट बन जाता है जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड लॉस होता है, तो ये भी एक जटिलता होती है माँ के लिए DIC, ठीक है। आपकी कोशिकाओं में अगर ब्लड में थक्का बन जाता है या क्लॉट बन जाता है और जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई में इंटरप्शन आते हैं, उसी को हम DIC कहते हैं। अब भूड़ के बारे में बात कर लेते हैं। भूड़ की जटिलताएं क्या होती हैं, तो IUGR होगा, हाइपोक्सिया होगा, भ्रूण को प्रीटर्म बर्थ होगा और स्टिल बर्थ होगा। तो IUGR की बात करें तो इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, मतलब बच्चे का जो विकास है वो प्रॉपर तरीके से वूम के अंदर नहीं हो पाएगा। पेट के अंदर जो आपका गर्भाशय है, गर्भाशय के अंदर बच्चा जो है जितना ग्रोथ होना चाहिए था, जितना वो वेट गेन करना चाहिए था, उसके अकॉर्डिंग नहीं कर पाएगा अगर APH की कंडीशन है। हाइपोक्सिया होगा, बच्चे को ऑक्सीजन लेवल कम जाएगा तो बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होगी, जिसकी वजह से बच्चा ब्लूइश कलर का होने के चांसेस होंगे, जिसको हम हाइपोक्सिया कहते हैं। प्री टर्म बर्थ होगा, अगर APH है पेशेंट को तो हमें अर्ली एज सून एज पॉसिबल अर्लियर उसकी डिलीवरी करानी है वहाँ पे, तो हमें जल्दी डिलीवरी कराने की वजह से पेशेंट जो है, बच्चा जो है वो प्री मैच्योर पैदा हो सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा APH हुआ है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है, पेशेंट शॉक में चली गई है, तो फीटस की डेथ भी होने के चांसेस हो सकते हैं। ये भ्रूण के लिए बहुत ही कॉमन होने वाली जटिलताएं हैं APH में। आगे देखते हैं। देखिए, जब मैनेजमेंट की बात करेंगे, ठीक है, तत्काल प्रबंधन हमें क्या करना है, तो सबसे पहले तो माँ को वाइटल साइज चेक करने हैं, माँ को हॉस्पिटल में एडमिट कराना है। साथ ही हमें 2 IV लाइन लगानी है, 2 लार्ज बॉन कैनुला वाली लगानी है, जिससे कि हम पेशेंट को स्ट्रोक में जाने से बचा लें और बहुत जल्दी उसको फ्लूइड एक्यूमुलेट कर दें, बहुत जल्दी उसको फ्लूइड चढ़ा दें। इसके लिए हमें 2 IV लाइन सेट करनी है। उसके बाद ब्लड सैंपल और क्रॉस मैच के लिए लेना है आपको, जिससे कि उसका ब्लड जो है वहाँ पर कंप्लीट हो सके और हमें नीड लगे, बहुत ज़्यादा ब्लड अगर लॉस हो गया है वहाँ पे, तो हम उसको और ब्लड जो है वो चढ़ा सकें। उसके लिए हमें ब्लड सैंपल लेकर क्रॉस मैच के लिए भेजना है। IV फ्लूइड, नॉर्मल सलाइन, रिंगल लैक्टेट हमें लगाना है उसको। ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं अगर उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कठिनाई हो रही है। फोलीज कैथेटर लगाना है यूरिन आउटपुट के लिए और मॉनिटर करने के लिए कि आप जो IV फ्लूइड उसको लगा रहे हैं उसका आउटकम भी आ रहा है या नहीं आ रहा, इसके लिए आप उसको फोलीज कैथेटर भी लगा सकते हैं। तो ये इमीडिएट मैनेजमेंट आपको पेशेंट के साथ में तत्काल प्रबंधन के रूप में करने पड़ेंगे, ठीक है। क्या क्या करने हैं एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। माँ को हॉस्पिटलाइज कराना है, वाइटल साइन चेक करने हैं, 2 IV लाइन आपको लगानी है बड़ी वाली, ब्लड सैंपल लेना है, क्रॉस मैच कराना है, ब्लड का अरेंज करना है। इसके बाद IV फ्लूइड लगाना है, जो कि आप लगा सकते हैं नॉर्मल सलाइन और रिंगल लैक्टेट। ऑक्सीजन देना है अगर नीड है, और फोलीज कैथेटर आपको लगाना है यूरिन आउटपुट को मेजर करने के लिए, ठीक है। इतना आपको करना है। इसके बाद देखिए, प्लेसेंटा प्रीविया में क्या करना है, हल्का रक्तस्राव हो रहा है तो कंप्लीट बेड रेस्ट करना है। अगर पेशेंट को लाइट माइल्ड ब्लीडिंग हो रही है तो पेशेंट को बोलना है कि पैर ऊपर करके वो आराम करे, कंप्लीट बेड रेस्ट करना है उसको। टॉयलेट और उसको जितने भी ज़रूरी चीज़ें हैं सब बेड पे ही करनी है।
मॉडरेट सीवियर में हॉस्पिटलाइजेशन करना है, कभी इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ जाए तो वो उसको प्रोवाइड हो जाए। यदि प्रेग्नेंट टर्म पर है तो सिजेरियन सेक्शन के लिए प्रोसीड करना है। मतलब अगर माइल्ड ब्लीडिंग है तो आप उसको घर पे रेस्ट करने के लिए बोलिए और कंप्लीट बेड रेस्ट करने के लिए अपने पैरों को एलिवेट करके आप उसको कह सकते हैं। मॉडरेट में हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं, और अगर सीवियर है और प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गई है तो उस कंडीशन में आपको उसका तुरंत ही सिजेरियन सेक्शन करा के डिलीवरी करानी है। अब रप्सो प्लेसेंटा में आप क्या कर सकते हैं, देखिए इमीडिएट डिलीवरी इज़ मस्ट। अब रप्सो प्लेसेंटा है तो आपको तुरंत जिस भी हालत में पेशेंट है तुरंत उसकी डिलीवरी करानी है, सिजेरियन सेक्शन कराना है अगर फीटस जीवित है, और अगर फीटस जीवित नहीं है तो आपको इंडक्शन ऑफ लेबर कराना है। मतलब वेजाइनल से डिलीवरी कराने के लिए आपको प्रोसीड करना है, उसको आर्टिफिशियल पेन क्रिएट करने हैं, आर्टिफिशियल पेन बनाइए उसको। अगर अब रप्सो प्लेसेंटा है, अगर फीटस जो है वो डेथ नहीं है, फीटस अंदर मरा नहीं है, आईयूडी नहीं हुआ है, तो आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करना है। और अगर फीटस जिंदा है, अभी एफएचएस सुनाई दे रही है, तो आपको सिजेरियन सेक्शन के लिए प्रोसीड करना है। ये आपको अब रप्सो प्लेसेंटा में मैनेजमेंट करना है। इसके बाद देखिए नर्सिंग प्रबंधन क्या होंगे, मतलब नर्सेज उसमें क्या कर सकती हैं, पेशेंट का बेड रेट दिलाना, ठीक है, पेशेंट को बेड दिलाने का काम करेंगी, आईवी फ्लूइड लगाएंगी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगी। इसके बाद नर्सिंग प्रबंधन वाइटल साइंस चेक करेंगे, उसको फ्रीक्वेंटली करेंगे हर 15 मिनट पे, फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करेंगे, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, परिवार को स्थिति के बारे में बताएंगे जिससे कि वो मेंटली और फिजिकली और फाइनेंशियली प्रिपेयर रहें। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तो आपको परिवार को भी बताना है। इसके बाद में डिलीवरी के लिए ओटी में तैयार करेंगे, अगर कोई इमरजेंसी हुई और पेशेंट को तुरंत ही ओटी में शिफ्ट करना पड़ा तो वो इमीडिएट एक्शन ले सके। इसके लिए आपको जो सिजेरियन आपका एरिया है जहाँ पे सिजेरियन होता है, अगर आपका पेशेंट सिजेरियन वाले प्लेस पे नहीं है तो आपको रेफ़र करना है तुरंत ही जहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हों, और ओटी को भी आपको तैयार रखना है। साथ में आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट पेशेंट को देना है जिससे कि वो डरे ना, और डर की वजह से उसको और ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग ना हो जाए और पेशेंट शॉक में ना चला जाए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए टिप्स की अगर हम बात करें, ठीक है, ट्रिक कैसे याद करनी है आपको एपीएच वाले पेशेंट की, एंटीपार्टम हेमरेज वाले की। तो देखिए एपीएच जो होता है वो 28 वीक्स से पहले, 28 वीक्स के बाद और बच्चे के जन्म होने से पहले अगर उसको वेजाइना से ब्लीडिंग होती है उसको हम एपीएच कहते हैं। और ये 2 प्रकार का होता है, प्लेसेंटा प्रीविया और अब्रप्सो प्लेसेंटा। प्लेसेंटा प्रीविया में पेनलेस ब्लीडिंग होती है, ब्राइट रेड कलर की होती है। अब्रप्सो प्लेसेंटा में पेन के साथ में ब्लीडिंग होती है, डार्क क्लोट ब्लीडिंग होती है, और रिगिड यूट्रस होता है। यूट्रस मतलब बहुत ज़्यादा टाइट होता है। एपीएच में 28 वीक के बाद में जो ब्लीडिंग होती है उसको एपीएच कहते हैं। बिफोर डिलीवरी जो ब्लीडिंग होती है उसको एपीएच कहते हैं। ये छोटा सा ट्रिक है लर्न करने की एपीएच को। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।